हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी का जो हमारा सेकेंड लेसन है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि जब कोई चिकनी सतह पर कोई वस्तु पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, तो प्रकाश वहां से लौट जाती है। लौटने की घटना को हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वहाँ या पारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह अपनी दिशा को आंशिक रूप से क्या कर लेती है, बदल लेती है। इसी घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। इसको अपनी भाषा में समझते हैं पहले, फिर आपको हम समझाते हैं कि क्या है। देखिए क्या परिणाम है कि मान लीजिए कोई सतह है, कोई ऐसी कांच की वस्तु है, क्लियर। और जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो उसको आना चाहिए वह सीधे ऐसे, क्लियर। लेकिन वह ऐसे अब आएगी नहीं, वह क्या होगी, थोड़ी सी यहाँ से अपनी दिशा को बदल लेगी। आना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी, थोड़ी सी दिशा को बदल लेगी। अब यहाँ से वह ऐसे आ रही है, इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन अब यहाँ ऐसे ये नहीं आएगी, फिर ये अपनी दिशा को थोड़ा सा क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, बदल लेती है। यही घूमने मुड़ने की क्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश को मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए। तो इसी चीज को हमें पढ़ना है और इससे क्या क्या क्रियाएं होती है, क्या क्या काम है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे पाठ में। सबसे पहले आपसे कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो समझ गए कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ती है और जब उसको पार करने लगती है तो अपनी दिशा को आंशिक रूप से बदल लेती है। बदलने यानी मुड़ने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत, यही लिखा हुआ प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने की दिशा परिवर्तन कर लेती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आपने क्या पढ़ा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने लगती है ना, तो अपनी दिशा को क्या कर लेती है, बदल लेती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और इसी कारण जल से भरी टब में कोई छड़ी आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। कहेगा सर हम समझे नहीं। देखिए होता क्या था, हम लोग बचपन में ना जब क्या कहते हैं उसको, भदवारी का महीना, भादो का महीना, यानी सावन भादो जून जुलाई में हमारे यहाँ खूब बाढ़ आती थी। 20 रुपया, खूब बाढ़ आती थी। अब बाढ़ आती थी तो बगल हमारे नदी में पानी आ जाता था, ठीक है। और विश्वकर्मा पूजा का दिन, बचपन के दिनों में हमारी अपनी साइकिल हुआ करती थी। साइकिल समझ रहे ना, इस पर हमारा आधिपत्य होता था। पिताजी वो खरीद देते थे बाजार जाने के लिए, साइकिल जाने के मतलब पेठिया जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो उस साइकिल पर हमारा अधिकार। अब विश्वकर्मा पूजा के दिन उसको साफ सफाई अपने मोहल्ले के सारे बच्चे लेकर के पहुंच जाते थे वहां। हम स्टैंड लगाते थे ऐसे, तो देखते क्या है, जा हमारा स्टैंड टेढ़ा हो गया, झुका हुआ लगता था। जबकि झुका हुआ था नहीं, लगता था कि जहां से छड़ी, वो है ना स्टैंड, आधा पानी में था आधा बाहर था देखते थे टेढ़ है। अरे भाई टेढ़ के ना हो गए रे स्टैंड। उठाते थे, फिर से पीछे करके ऐसे करके उठाते थे, तो देखते थे फिर स्टैंड हमारा सीधे है, लोहा वाला एक सिंगल वाला स्टैंड। अब फिर लगाते थे, फिर टेढ़ा हो जाता था। तब की बारी तो हमको बुझने नहीं आया, लेकिन बाद में जब हम पढ़े क्लास 10th में, तब हमको पता लगा कि किसी जल से भरी टब में छड़ी टेढ़ी क्यों होती है। यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है। किसके कारण? अब कहेगा सर हम ये समझे नहीं, हमको थोड़ा सा विस्तार से इसको समझाइए। तो समझिए बबुआ, देखिए होता क्या है, आपको हम यहां समझाते हैं कि मान लीजिए एक टब है, एक टब ये है, क्लियर। ये टब है ऐसे, और इसमें जल भरी हुई है, कोई दिक्कत, ये जल है, हो गया। अब इसमें एक छड़ी आप सीधे डालिए, एक छड़ी को आप क्या डालिए, सीधा डालिए, सीधा डालिएगा इसे, तो छड़ी तो आपको सीधे रहेगी, लेकिन आपको ये छड़ी दिखाई नहीं पड़ेगी सीधे, ये दिखाई पड़ेगी टेढ़ी। यहां से वह दिखाई पड़ेगी आपको ऐसे मुड़ी हुई, ये आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, यहां से ये नहीं दिखाई पड़ेगी, ये दिखाई पड़ेगी। यहां से लगेगा कि मुड़ गई, टेढ़ा हो गया। ये कैसे हुआ भाई, ठीक है, ये क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए होता क्या है, सोच समझिएगा कि ये जो देख रहे हैं आप, ये वस्तु, वस्तु अभी यही है, और यहां से जो प्रकाश किरणें आई तो ऐसे आई, ऐसे सीधी आई,
लेकिन जैसी जल की सतह से बाहर निकलने लगती है तो प्रकाश का हो जाता है अपवर्तन, माने उसकी दिशा आंशिक रूप से बदल जाती है, ठीक है, टेढ़ी जाती है, जिसके कारण आपको यहां आने तक प्रकाश आई कैसा, आपको टेढ़ी। तो ये है यहां, लेकिन आप तो तिरछा देखेंगे नहीं, देखेंगे आप ऐसे सीधा, जैसे कैसे देखेंगे, सीधा। तो यही चीज आपको कहां दिखाई पड़ेगी, यहां दिखाई पड़ेगी। समझ में आई बातें, फिर से समझिए। हम इसको हटाते हैं, ये हमारा पहले से टब है, क्लियर है। अब समझिए, इसको हटा दीजिए, ये जल से भरी टब है। अब इसमें एक छड़ी हम डालते हैं, समझिएगा, इस तरह से तिरछी या तिरछी रखिए ऐसे, ये छड़ी आप यहां रखे हैं तिरछी, ठीक है, लेकिन आपको ये दिखाई पड़ेगी छड़ी यहां से, ये ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी आपको ऐसे, यहां दिखाई पड़ेगी। अब ऐसे क्यों दिखाई पड़ेगी, फिर से समझिएगा कि देखिए यहां से वस्तु जो है, इससे प्रकाश किरणें निकली ऐसे सीधे तक, यहां तक सीधा आई, लेकिन प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा को क्या कर लेती है, बदल लेती है। तो ये थोड़ा सा तिरछी हो जाएगी यहां से ऐसे, क्लियर है। अब आपकी आंखें यहां हैं, आपकी आंखें यहां हैं, तो ये अब यहां जो है वो आएगी यहां तक आपकी रोशनी, लेकिन यहां से आप यहां नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तिरछी में दिखाई नहीं देती, दिखाई पड़ती है सीधी। तो आप जो देखेंगे वो कहां देखेंगे, यहां देखेंगे, इस चीज को आप कहां देखेंगे, यहां देखेंगे, ऐसे है यहां, लेकिन दिखाई पड़ेगा आपको यहां। इसीलिए अपनी जगह से वो क्या होती है, तिरछी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हम पढ़े थे विश्वकर्मा पूजा में, देखे थे, लेकिन सीखे हम 10वीं की क्लासों में, क्लियर। एक चीज और हमें समझ में आया कब, जब आगे की क्लासों में गए, हम लोग बच्चा थे ना, तो रामनवमी का मेला लगता था, बच्चे में हम लोग अंडी उंडी चुन करके खेतों में से चुनते थे, थोड़ा थोड़ा 50 ग्राम 25 ग्राम, 10 पैसा 20 पैसा पिताजी देते थे, पिताजी के हाथ ही बेचते थे। और जब देखते थे कि नहीं पूरा पैसा, तो पिताजी का जो ढेर था, हमारे पिताजी बनिया वाला काम करते थे, उन्हीं के ढेर में से उठा के पन्नी में भर लेते थे, और कहते थे पिताजी है ये लीजिए ना, चुन के रखे हुए हैं। झूठू के जानते चाहे नहीं जानते, लेकिन झूठू के कहते अरे हमारे ढेरी में से तू ले लिया है, उसी ढेरी में से हम तो खरीदे थे, फलनमा से लिए थे, वही अंडी है, झूठुओं के कह देते थे। लेकिन समझ रहे ना, पिताजी वाला बात तो कुछ और होता है। दे देते थे मेला देखने के लिए, अंडी ले लेते थे, अब मेला दे देते, हमको भी खुश कि हम अपन अंडी का पैसा से मेला देखने जा रहे हैं, और वो भी खुश थी, वो देते थे हमको पैसा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम वो लेकर के जाते थे मेला। मेला गए, वहां ना 10 पैसा में देता था 1 गिलास शरबत, रंगीन वाला पानी, पानी में रंग घोर देता था पियर का, वही पीते थे, बड़ा मन खुश, अरे वाह शरबत पिए हैं, ठंडा स्प्राइट, उस जमाना का स्प्राइट हम लोगों का वही था, ठीक है ना। मेला में टेबल लगा रखता था, उस पर 7-8 को गिलास रहता था शीशा का, इतनी इतनी को, और उसमें पानी भर देता था, रंगीन हल्का पियर का वाला, समतोला रंग वाला, और 10 पैसे गिलास, 20 पैसे बड़का गिलास, हम लोग जाते थे 2 गिलास तरह तरह मार देते थे, पैदल गए मेला, यहाँ से पी लेते थे। उसके बाद एक खेल देखते थे वहां पर, एक खेल क्या होता था, एक डोल रखता था, वो डोल ऐसे, ये डोल, और इसमें पानी वो भर देता था, पानी भर दिया, और नीचे पेंदी में एक ऐसे डब्बा रख देता था, छोटा सा डब्बा, और कहता था कि आप ऊपर से अगर 1 रुपया गिराएंगे, अगर इसमें गिर गया तो आपका 2 गुना, ठीक है, और नहीं गिरा तो गया, बाहर गिर गया तो गया, डब्बा में गिर जाएगा तो आपका 2 गुना, ठीक है। तो हम लोग भी अपना आजमाते थे, कभी 10 पैसा, कभी 20 पैसा, कभी 1 रुपया ठन्नी लगा के देखते थे जमा के, ठीक है। तो हम लोग बिच्चे माहे गिराते थे, ठीक है, क्योंकि हमको दिखाई पड़ता था वो बीच में है, लेकिन वो रखने वाला बीच में रखता नहीं था, बड़ा वो कलाकार आदमी था। तो हमको पढ़ाई क्या पढ़ाए, जब हम क्लास 10th में गए तब इसी चीज को पढ़े कि पेंदी में रखा हुआ सिक्का ये अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है, सिक्का रहेगा यहाँ, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ,
यानी वो रखता था, डब्बा को रखता था किनार में, लेकिन दिखाई पड़ता था हमको बीच में, तो हम बीच में गिराते थे, वो फेल कर जाता था, समझे। तब हम 10वां में जब गए ना तब पढ़े, तब कैसे पेंदी में रखा हुआ सिक्का अपनी जगह से उठा हुआ कैसे प्रतीत होगा। सर जी से हम पूछे तब समझाए कि देख बबुआ, देख ये पेंदी में सिक्का है ना, यहां से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक तो सीधे आएगी। तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमने पढ़ा है। और जैसे ही जल की सतह से बाहर निकलने लगती है ना, तो वह तिरछी जाती है। कैसी जाती है? तिरछी निकलती है। तो जिसके कारण ये अब यहां नहीं दिखा करके ये कहां दिखाई पड़ेगी आपको? यहां दिखाई पड़ेगी। सिक्का है कहां? यहां, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगी कहां? यहां, यानी अपनी सतह से उठी हुई प्रतीत दिखाई देती है। ये यहां रहेगी लेकिन यहां उठी हुई प्रतीत दिखाई पड़ेगी। इसका पीछे क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को आप समझ गए ना। आशा करते हैं आपको भी समझ में आया होगा, अगर हमारी वीडियो समझ रहे हैं तो क्या बता रहे थे? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने लगती है तो अपनी आंशिक रूप से प्रकाश को मोड़ देती है। इस घटना को मोड़ने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इस घटना से हमने दो बातें सीखा कि किसी जल से भरी टब में रखी हुई छड़ी क्यों तिरछी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, या किसी जल से भरी कटोरी के टब में रखा हुआ सिक्का अपनी जगह से उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। ये दो बातें आप याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बड़ा ही भी आए है, बहुत बार पूछता है परीक्षा में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे प्रकाश की चाल के बारे में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के चाल की बात। नहीं, देखिए प्रकाश हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और उसी तरह से अन्य पदार्थों में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे जल में उसकी चाल यानी पानी में चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच में इसकी चाल होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति। इसी तरह से हीरा की बात करेंगे तो उसमें चाल होती है मात्र 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि सर यही प्रकाश हर माध्यमों में अलग अलग क्यों चलती है? तो याद रखेंगे ये चलने का कारण सघनता है। चलने का क्या कारण है? सघनता। जहां प्रकाश की चाल ज्यादा है इसका मतलब समझिएगा उस सघन कम है, यानी विरल है। और जहां प्रकाश की चाल बहुत ही कम है इसका मतलब वो ज्यादा सघन है। सघन का मतलब ऐसे समझिए, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। चलिए 3 पदार्थ हम बनाते हैं आपको। इसके अंदर के कण अगर कम है, कण है, तो इसमें प्रकाश तेजी से चलेगा। 3 लाख, कितना चलेगा? 3 लाख। 3 × 10 के पावर भी लिख सकते हैं ऐसे। कितना चलेंगे? 3 × 10 के पावर कितना? 5। लेकिन अगर इसमें कणों की संख्या क्या है? ज्यादा है, तो इसमें चाल कम हो जाएगी, मात्र हो जाएगी 225 × 10 के पावर 3, है ना। अगर इसमें और ज्यादा है, और इसमें ज्यादा है, सघन ज्यादा है, तो इसमें चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 लाख। अब समझ में आ रही बात कि अगर प्रकाशीय रूप से अगर ज्यादा सघन हो, प्रकाशीय रूप से क्या हो? ज्यादा सघन हो, तो कैसा होगा वो आपको? चाल जो है सघन ज्यादा रहेगा तो चाल कमेगा, अगर सघन कम होगा तो चाल बढ़ेगा। तो आप समझ गए कि चाल अलग अलग माध्यमों में क्यों होती है, कि जो जितना सघन ज्यादा होगा, जितना घना होगा, जितना मजबूत होगा, तो उसमें चाल उतनी ही कम होगी, और जो जितना ही कम सघन होगा उसमें चाल उतना ही। ठीक है, चलिए, तो चाल अलग अलग होने की वजह क्या समझे आप लोग? प्रकाशीय रूप से सघनता, सघन ज्यादा तो चाल कम, और सघन कम तो चाल। सघन कम का मतलब हुआ विरल, विरल 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 माने उसमें कणों की संख्या बहुत ही कम होती है। चलिए अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं, कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में थोड़ा हम लोग चित्र से समझते हैं। तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अब हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, देखिए चित्र आप देख रहे हैं, दिखाई पड़ रही होगी। ये थोड़ा सा चित्र टेढ़ा हो गया है,
अब चलिए देखिए, ये जो चित्र देख रहे हैं ये आपको यहां दिखाई पड़ रही होगी। ये जो देख रहे हैं ये आपतित किरण है, आने वाली किरण। क्लियर? और ये कांच है, ये क्या हमारा कांच है। जैसे ही सतह पर पड़ती है तो उसे निकलना चाहिए, ऐसे निकलती है घटना। यही जो मूर्ति है ना, इस मुड़ने की घटना को कहते हैं हम लोग अपवर्त, क्योंकि इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो ऐसे जाएगी नहीं, वो थोड़ी सी अपनी दिशा को क्या करेगी, बदलेगी। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्त। अब यहां से आपके एग्जाम के लिए कुछ परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, यानी परिभाषिक शब्दों आपके याद रखना होगा। पहला, आपतित किरण क्या है, ये जो देख रहे हैं ये आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, अपवर्तन क्या है। 44 पे देख रहे, ए देखे, अड़तीस पे लो। और ये अपवर्तित किरणें हैं, है ना। ये सब क्या है इसके बारे में हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले इस सब परिभाषिक शब्दों को समझिए, फिर आगे समझते हैं। देखिए, आपतित किरण क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपतित किरण क्या है, तो सीधा बात कि किसी, मान लीजिए कोई माध्यम है और ऊपर से आ रही प्रकाश किरणें, यानी यहाँ वायु है और यहाँ कांच है, तो ऊपर से जो आ रही किरणें हैं ना, इसी को कहते हैं आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है, दो माध्यम, यानी आप क्या समझे कि ये हमारा सतह है, नीचे हमारा क्या है, कांच, और ऊपर क्या हमारा, वायु। क्लियर है? तो इस दोनों को अलग कर रही है कौन, कांच को और वायु को अलग कर रही है ये सतह। इस पर जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण। कोई दिक्कत? दो सतहों को अलग करने वाली जो सतह है, दो माध्यम को, और उस पर जो आने वाली किरण है इसको क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण। दूसरा हमारा आपतन बिंदु, क्या हमारा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए गए माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर टकराती है, यानी जहां पर वो पड़ती है ना, उसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। जहां मिलती है, आने वाले को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। कोई डाउट? अब अभिलंब क्या है, किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को कहते हैं हम लोग अभिलंब। याद रखें, देखिए अभिलंब यानी कहने का अर्थ है कि आप जो देख रहे हैं, अब यहां पर मान लीजिए सीधे हमने एक रेखा ऐसे खींच दिया, तो ये क्या हमारा अभिलंब है जो सीधे जा रही है, यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे। और अपवर्तित किरण क्या है, तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तित किरण है। अब यहां से जो लौट जाती है किरणें, यहां से जो जाना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, यहां से ये लौटेगी ऐसे जाएगी, थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, तो इस घटना को कहते हैं अपवर्तन, और ये किरण कहलाती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, यहां तक कोई दिक्कत? तो अपवर्तित किरण क्या है समझ गए, आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है। अब आपतन कोण अपवर्तन कोण की बात देखिए। आपने अभी जो यहां देखा, आपने जो अभी यहां देखा, ये जो देख रहा है ये क्या हमारा आपतन बिंदु है और ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतन, अभिलंब और आपतन किरण के बीच आपतन कोण बनता है, आपतन कोण। ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये भी अभिलंब है, ये भी हमारा क्या है, अभिलंब है, और ये अपवर्तित है। इस कोण को भी क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तन कोण। तो अब फिर से एक बार समझ लेते हैं फिर से, क्लियर? देखिए इस चित्र यहां समझिए, ये हमारा क्या है, एक सतह है, ऊपर में हमारी वायु और नीचे हमारी कांच। क्लियर? यहां से आने वाली जो किरण है ऐसे, ये हमारा है आपतित किरण, जहां मिलती है ये कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। इस पर सीधे ऐसे हमने कोई रेखा खींच दिया, ये ऐसे खींच दिया, तो ये कहलाएगा अभिलंब। यहां से जाना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, वो थोड़ी सी दिशा को क्या करेगी, बदलेगी, तो इसको कहते हैं अपवर्तित
किरण, अपवर्तित किरण। आगे बढ़ेंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है वो कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनता है, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित सॉरी अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसको हम लोग सूचित करते हैं साइन आई से, ये कहलाता है साइन आर से। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। जब इतनी बातें समझे आप, तो यहाँ से प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी देख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं। तो याद रखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन? तो नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, हमने पिछले में पढ़ा था एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित है, यहाँ क्या है? अपवर्तित। और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है। किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, याद रखेंगे। क्लियर? तो अभी तक आपने क्या समझा कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हमने विस्तार से समझा, उससे कुछ परिभाषिक शब्दों भी हमने देखा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जाने के बाद वो अपनी दिशा को बदलती है। यहाँ से एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि क्या पूछता है। पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में खासकर रहता है कि अगर आपतित किरणें अगर सघन माध्यम से विरल में जाती है या विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर हटती है, ये पूछेगा आपसे। समझते हैं इसको। पहले देखिए, ये ऊपर जो देख रहा है ना, ये वायु है। तो वायु है, इसका मतलब ये विरल माध्यम है। ये क्या हमारा? विरल माध्यम है। और ये कांच है, तो ये क्या हमारा? सघन माध्यम है। और फिर नीचे वायु है, तो ये फिर से हमारा क्या हो गया? विरल माध्यम। क्या हो गया हमारा? विरल माध्यम। यहां तक कोई दिक्कत? विरल का मतलब हुआ कि इसमें कणों की संख्या कम है। हमने विरल सघन अभी समझाया था। क्लियर? अब समझिए, ये आपतित किरणें, आपतित किरणें हैं, ये आपतित किरणें। क्लियर है? तो ये कहां से आ रही है? विरल से। कहां से आ रही है? विरल से। जाना चाहिए उसको सीधे ऐसे, लेकिन ये ऐसे जाती नहीं है, ऐसे वो जाती नहीं है। और वो थोड़ा सा क्या हुई है? अपनी जगह से मुड़ गई है। अपनी जगह से क्या हो गई है? मुड़ गई है। किधर की ओर? तो देखिए, ये अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर मुड़ गई है। किसकी ओर मुड़ गई है? अभिलंब की ओर। यानी विरल से जब सघन में जाती है, तब अभिलंब की ओर मुड़ती है। जाना चाहिए उसको इतना। देखिए, कोण बनता है उसको यहां से यहां तक, लेकिन यहां बन रहा है? नहीं बन रहा है, बन रहा है अब इतना छोटा कोण बन रहा है। यानी अभिलंब की ओर क्या हो गई है? मुड़ गई है। यही परीक्षा में पूछता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो किस तरह मुड़ती है? तो लिखेंगे अभिलंब की ओर मुड़ती है। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर। अब चलिए, अब यहां से देखिए, क्योंकि ये तो प्रकाश है नहीं, प्रकाश तो यहीं आके स्टॉप हो जाता है। यहां से आ रहा है ये प्रकाश, इसको आना चाहिए यहां से, इसको आना चाहिए यहां से ऐसे, ऐसे प्रकाश को आना चाहिए ऐसे सीधा। लेकिन ये सीधा आती नहीं है, क्या हो गई? इधर से मुड़ गई है। ये क्या हो गया? यहां से कटौती हो गया, मुड़ गया ये ऐसे दूर। ये अभिलंब से क्या हो गया? दूर हट गया। यानी सघन से जब विरल में आया, सघन से जब विरल में आया, देखिए सघन से जब विरल में आया तो अभिलंब से क्या हो गया? दूर हट गया। जब विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर, और जब सघन से विरल में आया तो अभिलंब से दूर। यही आपसे कह रहा है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन भी आए।
प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की चाल, ये सब आपसे पूछता है। तो क्या क्या पूछेगा परीक्षा के लिए याद रखिएगा। सबसे पहले पूछता है कि जल से भरी कटोरी में रखा हुआ सिक्का, पिंदी में रखा हुआ सिक्का अपनी जगह से उठी हुई क्यों प्रतीत होती है। दूसरा पूछता है जल से भरी टब में रखी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको हैं, है ना। फिर पूछेगा प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में कितनी कितनी होती है, जो अभी हमने बताया कि वायु में इसकी चाल कितनी होती है 3 लाख नहीं। फिर हमने समझाया आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और फिर हमने बताया आपको कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है और विरल माध्यम से जब सघन में जाती है तो क्या होता है। तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर, और सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। लेकिन एक और बात यहाँ पर हमें पढ़नी है कि प्रकाश की किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर बीचे बीच पड़ती है तो वो सीधे निकल जाती है, मूर्ति नहीं है। क्या सर हम समझे नहीं। देखिए एक सतह ये है और एक सतह ठीक यहां से ये है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से सटी हुई है। प्रकाश अगर यहां से अगर सीधे पड़ेगा ना तो अभी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो सीधे निकल जाएगा। यानी दो सतह के बीच में अगर पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, वह सीधे निकल जाएगी। लेकिन अगर प्रकाश यही यहां निकलेगी तो यहाँ ये सीधे नहीं जाएगी, तब वो टेढ़ी होगी, तब तिरछी मुड़ेगी। यहाँ है तो यहां से वो तिरछी मुड़ेगी। जैसे देखिए आप एक कांच लीजिए, ये कांच है, क्लियर, कांच। अब प्रकाश को तिरछा ऐसे दीजिए तो अब इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे ना, लेकिन ऐसे वह नहीं जाएगी, जाएगी कैसे, यहां से थोड़ा सा मुड़ जाएगी। यही जो है ये प्रकाश का वर्तन। लेकिन अगर ये सतह के बीच में अगर आ गया, मान लीजिए सतह के बीच में, तो सीधे निकलेगा, तब वो कोई दिशा परिवर्तन नहीं करता है। क्लियर। तो आपने क्या समझा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर, और सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर। फिर आपने देखा कि दो सतहों के बीच अगर पड़ती है तो वह क्या हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, एक चीज और पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग फिर देखेंगे कल। पार्श्विक विस्थापन क्या है, पार्श्विक विस्थापन समझिएगा। हमें क्या पढ़ना है, पार्श्विक विस्थापन। समझिए एक कांच लीजिए आप, ऐसे थोड़ा सा लंबा लीजिए कांच, किसी को कोई दिक्कत। ये क्या हमारा कांच, कांच माने समझ रहे हैं ना, शीशा, कांच माने शीशा। अब यहां से कोई आपतित किरणें आ रही है तिरछी ऐसे, क्लियर। तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं, ये अभिलंब है, ये क्या है उसका अभिलंब है। तो यहां से वो ऐसे नहीं जा करके वो थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, क्लियर, ये ऐसे जाएगी। अब इसका अभिलंब यहां है, अब यहां से ये भी ऐसे नहीं जाएगी, यहां से ये क्या हो जाएगी, ये जाना चाहिए इसको ऐसे, ऐसे नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी यहाँ, क्लियर। अब इस दोनों रेखा को आप आगे पीछे बैक बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे कर दीजिए इसका। इसको आप अगर पीछे कर देंगे ऐसे, और इसको भी अगर आगे कर देंगे ऐसे, अब दोनों के बीच में कुछ दूरियां नजर आ रही है आपको, यहाँ दूरियां नजर आ रही है, यही दूरी को कहते हैं हम लोग पार्श्विक विस्थापन। यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अगर हम एक दूसरे के अगर पीछे ले जाते हैं, एक दूसरे के पीछे ले जाते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन। ये जो अंतर है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्लियर। अगर सीधे सीधे जाती तो क्या होता है, यहां से सीधे निकल जाती, बीच में दूरियां ही नहीं बनती। लेकिन ये जो झुकाव पैदा हुआ, इतना दूरी पैदा कर दिया, नहीं कर दिया, इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, पार्श्विक बीच की दूरी। यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यानी निर्गत किरण कह सकते हैं, आपतित और निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को, इस दोनों के बीच की लांबिक दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, पार्श्विक विस्थापन। तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट रहा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीख मिली होगी तो समझ ही रहे क्या करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।